हेलो एनिमे लवर्स। अगले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था, जिनवू अपनी पुरानी टीम के साथ एक डी रैंक डंजन के मिशन पे जाता है। यहाँ पर उसके साथ एक स्पेशल बंदा भी है जिसका नाम है कैंग। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है डंजन से और ये शुरुआत में ही हंटिंग कर रहे हैं। इन लोगों का शिकार होते हैं ये टटकुनजियस से गॉब्लिन। यहाँ पर जो ये 3 क्रिमिनल्स होते हैं वही इन लोगों को पेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग भी अपनी न्यू एबिलिटीज का यूज कर रहा होता है, जिसमें से एक है फायर एबिलिटी। माशिमा उसकी फाइटिंग स्टाइल को देखकर कहता है सॉन्ग अभी भी बहुत खतरनाक है। यहाँ पर जिन्हो भी उन गॉब्लिन्स को बहुत हल्के तरीके से बेल रहा होता है। यह देखकर सॉन्ग उससे कहता है तुम तो बहुत स्ट्रांग हो चुके हो जिन्हो, वैसे तुम्हें ये खंजर कहाँ से मिला? क्या तुम इसे सनी बाजार से लेके आए हो? जिन्हो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। जो ही भी जिन्हो की फाइटिंग स्टाइल को देखकर कहती है अरे जिन्हो, तुम अभी तक पिटे नहीं? इतनी देर में तो गॉब्लिन्स तुम्हारी मार मार के भुस्से भर देते थे। जिन्हो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? जो ही भी उससे ये कहती है कि वो होप करती है कि जिन्हो हर्ट ना हो। सॉन्ग जिन्हो को देखकर मनी मन सोचता है जितना मैंने सोचा था ये लौंडा उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसके अपीयरेंस के साथ साथ इसका ऑरा भी चेंज हो चुका है और अब इसके अंदर आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई देता है। पीछे मेरा कैंग कहता है अगर तुम लोगों का हो गया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं इनको 3 बहुत ज्यादा गहरी गुफाएं दिखती हैं। कैंग को यहाँ पर आइडिया आता है और वो सबसे कहता है क्या हम 3 टीम बना के आगे बढ़ जाएं? वैसे इस चीज से मिशन तो जल्दी हो जाएगा लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। इस पर सॉन्ग बोलता है चलो फिर जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं। कैंग सॉन्ग से कहता है अगर तुम्हें बॉस का रूम दिखे तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। जिनको के पास एक एबिलिटी है जो कि है परसेप्शन एबिलिटी एंड इस चीज से उसको ये आइडिया लग जाता है कि बॉस रूम किस तरफ है। इसी के साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि ऐसे यूं ही गॉब्लिन्स को मार के वो ज्यादा पॉइंट्स नहीं कमा पाएगा। इसीलिए वो मिस्टर सॉन्ग को कहता है हमें लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग भी जिन्हो की बात से एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ माशी भाभी इस बंदे से कहता है हमें बीच वाला रास्ता चुनना चाहिए। इसके बाद ये सभी लोग 3 टीम्स में बंटकर अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाते हुए कैंग जिन्हो को देखकर स्माइल करता है। अगले सीन में माशी माँ गॉब्लिन से लड़ रहा होता है और वो अपने टीममेट को कहता है ऐसे फुद्दू से गॉब्लिन से तो मैं आराम से लड़ सकता हूँ। इस पर उसका टीममेट भी कहता है हाँ मैं भी यही सोचता हूँ कि पिछली बार की तरह हमारी फटे ना और ये मिशन आराम से हो जाए ताकि मैं बर्गर खा सकूँ घर जाके। उसकी बात सुनने के बाद माशिमा कहता है अबे तू थोड़ा सा मादर वादर रह गया। वो इस मिशन के अंदर दुनिया की सबसे वीकेस्ट हंटर को लाए हैं। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वाला मिशन बहुत बेकार है, तो चिंता करने की कोशिश मत करो, सब कुछ आराम से निपट जाएगा। माशिमा का टीममेट कहता है भाई पिछली बार भी हमने यही सोचा था, भूल गया क्या कैसे उन स्टैचू ने हमारी भूनें तोड़ी थी। इस बात को सुनने के बाद माशिमा को भी थोड़ा सा रियलाइज होता है कि हाँ उसने गलत तो करा है। इसीलिए वो इस मिशन के खत्म होने के बाद जिन्हों से माफी मांगेगा। वो कहता है कि वे पिछली बार अपनी फैमिली के लिए भागा था लेकिन मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता कि मैंने अपने साथियों को धोखा दिया था। अगर मुझे हंटर बने रहना है तो मुझे अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। इस पर माशिमा के टीममेट कहता है क्या वो हमें माफ करेगा? माशिमा कहता है नहीं, लेकिन तब भी ट्राई करने में क्या जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ये क्रिमिनल्स है वो गॉब्लिन्स को बहुत आराम से मारे जा रहे हैं। तभी कैंग उन तीनों से बहुत अजीब सा क्वेश्चन पूछता है। कैंग बोलता है अगर इन गॉब्लिन्स की जगह असली ह्यूमंस होते तो क्या तुम उनको भी इतनी आसानी से मार देते? वो क्रिमिनल्स कैंग को कहते हैं हमें ह्यूमंस और मैजिकल बीस्ट में ज्यादा डिफरेंस दिखाई देता तो हाँ हम ह्यूमंस को भी इतनी ही आसानी से मार देते। उन क्रिमिनल्स की बातें सुनने के बाद कैंग को कुछ याद आता है। कैंग यहाँ पर एक आदमी से कुछ बात कर रहा होता है। कैंग बोलता है तुम्हें आखिर मुझसे चाहिए क्या? वो आदमी कहता है 3 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी के साथ बहुत गलत काम किया है। ये 3 लोग और कोई नहीं होते, ये तीनों वही क्रिमिनल्स होते हैं जिनको कैंग डंजन में लाया हुआ होता है। उस लड़की का फादर ये बताता है कि जब उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तब उसकी बेटी ने खुद को ही खत्म कर दिया। ये बातें पता चलने के बाद उसकी बीवी भी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। वो आदमी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है इन क्रिमिनल्स को क्या ही दिक्कत होगी, कुछ सालों की सजा के बाद ये लोग छूट जाने वाले हैं। वैसे भी इन लोगों के पास इनके हंटर लाइसेंस है और ये हंटिंग पे जाके अपनी सजा और कम करवा लेंगे। तुम्हें ये चीज गलत भी लगती? क्या इस चीज से मेरी बेटी वापस आ जाएगी? ये सारी बातें कहने के बाद वो आदमी कैंग को 3 बिलियन ऑफर करता है और ये पैसा वो कैंग को उन 3 क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए देता है। वैसे ये आदमी ऐसी चीज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि डंजन में मरने वाले आदमियों का कोई भी अता पता और रिकॉर्ड नहीं बनता, यानी हाँ गुफा की बात गुफा में ही दब के रह जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है जहाँ पर कैंग बहुत ज्यादा गुस्सा है। कैंग उन तीनों क्रिमिनल से कहता है डंजन से बाहर निकलने के बाद मैं एक रिपोर्ट सौंपूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारा एनकाउंटर बहुत सारे गॉब्लिन से हुआ। इस पॉइंट पे होता है सीन शिफ्ट, जो कि अपनी टीममेट के साथ उसी गुफा में आगे बढ़ रहा होता है और थोड़ी देर चलने के बाद ही वो कुछ चीज देखकर शॉक हो जाता है। वो देखता है कि कैंग पहले से ही 2 क्रिमिनल्स को निपटा चुका है
और वो तीसरा क्रिमिनल कैंग से जान की भीख मांग रहा है। कैंग उस क्रिमिनल को बोलता है, तुझे मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा बेटा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि तुझे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टॉर्चर करना है। माशिमा यहाँ पर कैंग से कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? जिस पर कैंग कहता है, क्या ये सारे रास्ते जुड़े हुए थे? इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉस का रूम है वो लेफ्ट साइड में था। वेल ये कहने के बाद कैंग अपना वेपन निकालता है और उस क्रिमिनल के गले को उससे काट देता है। एंड उसके बाद वो बढ़ता है माशिमा और उस आदमी की तरफ। अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं जिनवू, सॉन्ग और जूही। जिनवू यहाँ पर मनी मन ये सोचता है कि कैंग तो वही आदमी है जो कि उसके सीनियर के साथ उससे हॉस्पिटल में मिलने आया था। तभी यहाँ पर इन तीनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनने के बाद वो तीनों उसी डायरेक्शन में भागते हैं जहाँ से आवाज आई होती है। और जहाँ पर जाने के बाद वो तीनों देखते हैं कि वो तीनों क्रिमिनल्स पहले से ही मर रखे हैं, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर माशिमा का टीममेट भी मारा जा चुका है। तभी जिनको की नजर माशिमा की तरफ पड़ती है और वो देखता है कि माशिमा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। ये देखने के बाद जो ही माशिमा को हील करने में लग जाती है। सॉन्ग उस आदमी की इंजरीज को देखने के बाद कहता है, ये किसी मैजिकल बीस्ट का काम नहीं हो सकता, ये निशान तो किसी ब्लेड के हैं। दूसरी तरफ माशिमा जूही से कहता है, ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम मुझे बचा नहीं सकते। जिनको माशिमा से कहता है, तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हारी फैमिली है। जहाँ पर माशिमा जिनवू से कहता है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन ऐसी हालत में नहीं, झुक कर। इस बात के कहने के साथ ही यहाँ पर माशिमा का खेल खत्म हो जाता है। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर कैन जूही को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू टाइम रहते ही कैन का हाथ पकड़ देता है। कैन जिनवू से कहता है, अरे यार तुम तो बड़े फुर्तीले निकले, मैं तो हीलर को खत्म करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ब्लॉक कर लिया। यहाँ पर सॉन्ग कैन से कहता है, क्या तुमने ये सब करा? कैन उसको रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ ये मैंने करा, क्या कर लोगे? सॉन्ग यहाँ पर कैन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, और तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तो तुमने ऐसी हरकतें क्यों करी? कैन की यहाँ पर पर्सनैलिटी पूरे तरीके से चेंज हो रखी है और वो यहाँ पर पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, यार तुम लोगों के लिए ना मेरे पास एक स्टोरी थी, मैं तुम लोगों को यहाँ पर मार देता और डंजन से बाहर जाके ये बोलता कि तुम लोगों को गॉब्लिन्स ने निपटा दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये स्टोरी थोड़ी सी चेंज कर दूं। मैं बाहर जाके सबसे ये कहूंगा कि इन क्रिमिनल्स ने भागने की कोशिश करी और भागते समय ही इन्होंने तुम्हारा गेम बजा दिया। इसके बाद इन क्रिमिनल्स ने मुझ पे अटैक किया जब मैं बॉस से फाइट कर रहा था, लेकिन बॉस के सामने में उन तीनों की स्ट्रेंथ बहुत कम थी, इसलिए बस मैं ही सरवाइव कर पाया। तो बताओ कैसी स्टोरी है मेरी? कैंग की बात को सुनने के बाद जिनू कहता है, तुम तो बहुत बड़े वाले हो। लेकिन सॉन्ग जिनू से कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम उसको नहीं हरा सकते, इसलिए ये काम मैं करता हूँ। ये कहने के बाद सॉन्ग माशिमा की तलवार को उठा लेता है और हमला करने की ये रेडी हो जाता है। लेकिन सॉन्ग यहाँ पर जूही से कहता है, क्या तुम मेरे ऊपर फिजिकल एनहेंसमेंट स्पेल कास्ट कर सकती हो? जूही सेम ऐसा ही करती है और सॉन्ग के ऊपर स्पेल कास्ट कर देती है। सॉन्ग यहाँ पर ये सोचता है कि असैसिन्स के पास डिफेंस बहुत कम होता है एंड यही चीज उनकी वीकनेस होती है। इसके बाद कैंग सॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। कैंग सॉन्ग को बोलता है, तुम तो बस एक पिद्दे से मेज हो, तुम क्या ही कर लोगे मेरा, और तुमने तलवार आखिरकार उठाई क्यों? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग कैंग को बीच में से काट देता है, बट ये एक इल्यूजन होता है, इससे कैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बगल में खड़ा था। कैंग सॉन्ग से कहता है, यार तुम तो बड़े स्किल्ड हो। इसके बाद वो सॉन्ग के ऊपर लगातार अटैक्स करने लगता है और वो ये भी कहता है कि यार तुम मैजिक की जगह स्वॉर्ड से अटैक कर सकते हो, लेकिन अगर मैजिक से करते तो ज्यादा बेटर रहता। और ये कहने के साथ ही वो सॉन्ग के ऊपर एक डेडली अटैक कर देता है, लेकिन टाइम रहते ही जूही सॉन्ग को हील कर देती है। कैन जूही को देखकर कहता है, ये हीलर मेरा बहुत दिमाग खराब कर रही है, सबसे पहले इसी को ही खत्म करता हूँ। ये कहने के बाद कैन जूही की तरफ बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है, लेकिन सॉन्ग बीच में आ जाते हैं और कैन के ऊपर दोबारा से अटैक करना चालू कर देते हैं। अटैक करते हुए सॉन्ग कहते हैं, तुम एक स्वॉर्ड्समैन को पीठ दिखा के भाग रहे थे। कैंग इस पे कहता है, मुझे लगता है कि तुम एक आम बूढ़े आदमी नहीं हो। सॉन्ग कैंग को बताता है कि मैं एक एस रैंक हंटर का मास्टर हूँ और तलवारबाजी में मैं तुमसे तो हार नहीं सकता। सॉन्ग की इस पावर को देखने के बाद कैंग कहता है, यार तुम्हारी पावर की कोई लिमिट तो जरूर होगी। ये कहते ही कैंग सॉन्ग के ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से बहुत ज्यादा स्पीड में स्लैशेस करता है और वो उससे कहता है, एक असैसिन के सामने एक मेज कुछ भी नहीं कर सकता। बड़ी यहाँ पर मेज का मतलब एक मैजिशियन से है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में। कैंग अपने अटैक से सॉन्ग को बहुत ज्यादा इंजर कर देता है। ये देखकर जूही सॉन्ग को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भी पावर यहाँ पे खत्म होने वाली होती है। कैंग भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन यहाँ पर कैंग सॉन्ग को कुछ कर पाए उससे पहले ही सॉन्ग अपनी फायर एबिलिटीज का यूज कर लेता है, जिसकी वजह से चारों तरफ आग फैल जाती है। लेकिन इस चीज से कैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और कैंग सॉन्ग को बोलता है, अच्छा तो तुम मुझ पे स्वॉर्ड से अटैक इसलिए कर रहे थे ताकि तुम अपना फाइनल ब्लो कर पाओ। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी ये चाल बुरी नहीं थी। अब यहाँ पर कैंग सॉन्ग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करे
लेकिन तभी यहाँ पर हमारे MC जिन्वो की एंट्री होती है इन दोनों के बीच में। कैंग उससे कहता है, आखिर तू है कौन? जिस पर जिन्वो अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं एक E रैंक हंटर हूँ। ये सुनकर कैंग यहाँ पर थोड़ा पागल की तरह हंसता है और वो उससे कहता है, अगर तुम एक E रैंक हंटर होते तो मेरे अटैक को 2 बार ब्लॉक नहीं कर पाते, तो मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। खैर इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी ट्रू पावर छुपा रहे हो। वैसे हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम में सेकंड अवेकनिंग हो चुकी है। ये सुनकर जूही और सॉन्ग दोनों ही शॉक हो जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि सेकंड अवेकनिंग एक बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है जो कि सब में नहीं हो पाती। कैन को भी यहाँ पर याद आ जाता है, ये वही बंदा है जिससे हम हॉस्पिटल में मिलने गए थे, लेकिन अभी ये दिखने में बहुत अलग लग रहा है। इसके बाद वो जिन्वो से कहता है, मुझे लगता है कि एज अ हंटर तुम में बहुत कम एक्सपीरियंस है। जिन्वो कैंग से पूछता है, तुमने इन लोगों को क्यों मारा? कैंग उसे बताता है, क्योंकि विक्टिम की फैमिली ने मेरे ऊपर भरोसा किया था। जिन्वो कहता है कि मेरा मतलब इनसे नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ माशिमा की। वो लोग चुपचाप यहाँ से चले जाते, लेकिन तब भी तुमने उन्हें चोट पहुंचाई। क्या ये भी तुमने विक्टिम की फैमिली के लिए करा? अपनी बकवास बंद करो। जिन्वो की बातें सुन के कैंग हंसता है। इसके बाद फिर से हमें अगला सीन एक फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। कैंग इस आदमी से कहता है, मैं ये काम बहुत आराम से कर लूंगा, लेकिन क्या तुम जानते हो मैंने ये हंटर एसोसिएशन ज्वाइन क्यों करी, जो मुझे इतनी कम सैलरी देता है? क्या यहाँ पर एक ईवी स्माइल के साथ बोलता है, मुझे मैजिक पीस से ज्यादा मजा असली इंसानों को मारने में आता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है, जहाँ पर कैंग जिन्वो के ऊपर बहुत फास्ट अटैक करता है। अटैक करते हुए वो कहता है, एक सेकंड अवेकनिंग के बाद एक ई रैंक हंटर कितना ही स्ट्रांग हो गया होगा। कैंग यहाँ पर इतना ज्यादा फास्ट होता है कि जिन्वो को भी यहाँ पर चिंता हो रही है, लेकिन जिन्वो भी ज्यादा कमजोर नहीं है, वो भी फाइट बैक कर रहा है। इन दोनों की इतनी ज्यादा फास्ट लड़ाई देखकर मिस्टर सॉन्ग सोचते हैं, आगे जिन्वो के पास इतनी ज्यादा पावर कहां से आ गई? अब ये वो वाला जिन्वो नहीं रहा जिसे मैं जाना करता था। दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि ये दोनों फाइट के बीच में कह रहे होते हैं, हम दोनों की स्पीड लगभग एक जैसी है, लेकिन कैंग को यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिन्वो के पास बहुत कम एक्सपीरियंस है, इसलिए जीतने के चांसेस कैंग के पास ज्यादा हैं। फाइट करते करते ये लोग अब आमने सामने खड़े होते हैं, जहां पर जिन्वो कैंग को बोलता है, अब अपनी बकवास बंद कर, क्योंकि जिन्वो के सिस्टम ने उससे एक नया मिशन दे दिया होता है, और ये मिशन होता है कैंग को मारने का। कैंग को समझ नहीं आता कि ये पागल वाला सिस्टम क्या कर रहा है। एनीवेज अब यहाँ पर जिन्वो अपनी डैश एबिलिटी का यूज करता है, जिससे वो बहुत ज्यादा फास्ट अटैक करता है कैंग के ऊपर, जहां पर कैंग को स्ट्राइक लग भी जाती है, और कैंग कहता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। वेल इस वाले स्ट्राइक में पॉइजन भी होता है, जो कि कैंग के चेहरे पे फैल जाता है। जिन्वो यहाँ पर कैंग के ऊपर फिर से स्ट्राइक करता है, लेकिन कैंग इस बार बच जाता है, और कैंग उससे कहता है, अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। कैंग यहाँ पर अपनी एबिलिटी का यूज करता है, और वो इनविजिबल होकर जिन्वो के ऊपर अटैक करने लगता है। जिन्वो को बहुत ज्यादा चोटें भी आती हैं, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर जूही भी चिल्लाती है, जिस पर कैंग कहता है, तुम चुप रहो, क्योंकि इसके मरने के बाद तुम्हारी बारी आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जिन्वो यहाँ पर फुल रिकवरी का यूज करके वापस से हील हो जाता है। कैंग भी ये चीज देखकर शॉक हो जाता है, और वो सोचता है कि इतनी जल्दी इसने रिकवरी कैसे कर ली। लेकिन कुछ भी कहो, ये है बहुत खतरनाक। जिन्वो कैंग से कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अभी अभी एक और इमोशन खो दिया। कैंग यहाँ पर जिन्वो की बातों से समझ जाता है कि जिन्वो ने पहले भी इंसानों को खत्म किया है, सो ऐसे ही ये बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही है। चेहरे से बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जीतेगा वही जो स्ट्रांग होगा। कैंग जिन्वो के ऊपर अटैक करने लगता है। जिन्वो भी यहाँ पर बड़े आराम से उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है। कैंग को भी यहाँ पर समझ नहीं आता कि इनविजिबल होते हुए भी जिन्वो इसके अटैक से कैसे बच पा रहा है। इसके बाद जिन्वो अपनी मर्डरस इंटेंट एबिलिटी का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैंग को कुछ इल्यूजन्स दिखाई देने लगते हैं, और उसको पता भी नहीं चलता कि उसके पेट में एक खंजर घुस चुका है। कैंग यहाँ पर पड़े पड़े जिन्वो से कहता है, तो तुमने मुझे मार ही दिया, लेकिन अब तो अपनी आइडेंटिटी छुपा नहीं सकते। वैसे तुम्हारी शैडो डार्कनेस से कनेक्ट हो चुकी है। इस पॉइंट पर कैंग भी मर चुका है, और जिन्वो का मिशन भी पूरा हो गया। इसके बाद जूही और सॉन्ग जिन्वो को शुक्रिया करते हैं। जिन्वो कहता है, कोई बात नहीं, अब यहाँ से चले जाओ, मुझे इस डंजन को बंद करना है। अगला सीन डंजन के बाहर का होता है, जहाँ पर कैंग का सीनियर इस लड़की से पूछता है, सर्वाइवर्स की रिपोर्ट कहाँ है? चलते हुए यहाँ पर कैंग का सीनियर ये सोचता है कि उसे कैंग के ऊपर पहले से शक तो था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो मर्डर में इन्वॉल्व होगा। इसके बाद वो देखता है कि जिन्वो, सॉन्ग और जूही ये तीनों ही इस डंजन से बाहर आ पाए हैं। सॉन्ग को देखते ही कैंग का सीनियर समझ जाता है कि ये वही ई रैंक हंटर है। ये बंदा जिन्वो को अपना नाम बताता है, वो जिनचुल। चीफ वो बोलते हैं, मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ, तुम तीनों में से किसने कैंग को मारा? जिन्वो यहाँ पर मन ही मन सोचता है, अब वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मैं हूँ वो जिसने कैंग को खत्म किया। चीफ वो मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं, तुम तो एक सी रैंक के हंटर हो, तो तुमने उसे कैसे मार दिया? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, जो एक ही हेल्प से। ये सुनकर चीफ वो कहते हैं, अच्छा तो तुमने हीलर की मदद ली उसे मारने में। चीफ वो को यहाँ पर लेकिन अभी भी मन ही मन शक होता है, और वो कहता है, चलो ठीक है, कोई नहीं। जिन वो चीफ वो को देखकर कहता है, ये बंदा एक ए रैंक हंटर है, मैं इसको नहीं हरा सकता। इसके बाद अगला सीन 3 घंटे बाद का होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिस बंदे ने कैंग को पैसे दिए थे,
उस बंदे ने अपोलोजाइज कर लिया है एंड ये पूरा का पूरा केस एक सेल्फ डिफेंस के अंदर डाल दिया गया है और बात लग चुकी है। इसके बाद अगला सीन रात का होता है जहाँ पर जूही जिनुओ को वो सेम चीज दिखाती है जो जिनुओ ने उसे डंजन में दी थी। जूही उसे कहती है क्या तुम्हें ये चीज याद